देखिए हम लोग सूत्र पढ़ लिए थे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में अंतर। क्या अंतर है देखते हैं इसमें। देखिए आयन कब बनता है? जब उस पर कोई आवेश लिखा जाए। जब उस पर कोई आवेश लिखा जाए तो क्या बन जाता है? आयन। और परमाणु कब कहा जाता है? जब उस पर कुछ न लिखा जाए, न प्लस न माइनस, कुछ न लिखा जाए तो क्या कहलाएगा वो? परमाणु। बोला गया है सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में अंतर। सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए सोडियम आयन को ऐसे लिखा जाता है Na प्लस, और सोडियम परमाणु को ऐसे लिखा जाता है Na। अंतर लिखना है, 2 नंबर में आता है ये 10th क्लास में भी आता है और 9th क्लास में भी आता है, 2 अंक का आता है। अंतर लिखना है यहां पर सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में। देखिए बच्चों सोडियम का 2-3 गो अंतर लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, इससे ज्यादा अंतर का जरूरत पड़ वो नहीं करेगा। 3 गो अंतर लिखिएगा, 2 अंक पूरा पूरा मिल जाता है। हेडिंग बना लिया जाता है पहले कि सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में निम्नलिखित अंतर है। सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में निम्नलिखित अंतर है, ऐसा कुछ हेडिंग बना के लिख दीजिएगा तो सवारा नंबर मिल जाता है। देखिए अब लिखना कैसे है, इधर आयन इधर परमाणु। एक गो अंतर ये हो जाएगा कि इस पर कौन सा आवेश है? हो गया धन आवेश ना, इस पर धन आवेश रहता है। सारा पंखा बंद कर दीजिए। इस पर धन आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है? तो इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। पहला अंतर हो गया। एक ऊपर धन आवेश होता है तो एक ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, चाहे ये क्रियाशील नहीं होता है। ये क्रियाशील नहीं होता है तो ये क्रियाशील होता है। 2 का अंतर हो गया। तीसरा अंतर, तीसरा अंतर होगा इसका, ये क्रियाशील नहीं होता है और ये क्रियाशील होता है। तीसरा अंतर अब देखिए, अब सोडियम का परमाणु संख्या बताइए। 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। 11 परमाणु संख्या का मतलब 11 गो इलेक्ट्रॉन होता है और 11 गो प्रोटॉन होता है। तो इसमें अंतर हो जाएगा कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 प्रोटॉन होता है। अब इसमें ये तो चार्ज है ना इस पे प्लस, यानी कि प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 11 गो प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगले चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को परमाणु संरचना, तो ये कुछ इस तरह से बनता है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये इसका अगर संरचना बनाएंगे हम तो कुछ इस तरह से बनेगा। और जब इसका संरचना बनाएंगे तो इसके पास 11 गो है ना, तो 2 गो तो अंदर है, 8 गो बाहर, 8 2 1 गो बच रहा है ना, तो एक और कक्षा बनता है और ये बन जाता है 11। बात समझ में आया? तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 कहाँ से? सबसे लास्ट वाला हम बता रहे हैं हम। एक सबसे लास्ट वाला बाह्यतम कक्षा ही ना है, सबसे लास्ट वाला में 4 गो लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगा। हो सकता है इसमें जो अंतर हो वो कुछ अलग भी हो, जैसे देखते हैं। ये धन आवेशित होता है, अभी तुरंत बताए हैं। यह क्या होता है? उदासीन होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से अधिक होती है नहीं? क्योंकि इसमें हम दिखाई भी की हैं, इसमें 11 गो प्रोटॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना। और इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो देखो दिखाए हैं 11 गो इलेक्ट्रॉन तो 11 गो प्रोटॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तुरंत बताए हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 1। हम डायग्राम ही बना के बताए थे कि इसके बाह्यतम कक्षा में
एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये वाला जब एक वो हट जाता है इसमें से तो केवल कितना बच जाता है, ये वाला ना। अगला अंतर आता है बच्चों, ये अक्रिय होता है। अक्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करता है, ये बहुत क्रियाशील होता है। ये क्रियाशील होता है। यह जल से भी क्रिया करता है, नहीं करता है। अरे तो जब क्रियाशील होगा ही नहीं तो जल से भी क्रिया कैसे करेगा। यह जल से भी क्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देता है। Na प्लस H2O जब अब क्रिया कराया जाता है ना तो ये NaOH बना देता है, NaOH प्लस H2 गैस, तो ये मुक्त करता है। ये इसका अंतर हो गया। अंतर बस इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला अंतर क्या है बोलिए, कि सोडियम आयन क्या होता है, धन आवेशित होता है। क्या होता है, तो यह विद्युतता क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। यह निष्क्रिय होता है या अक्रिय होता है, और यह बहुत क्या होता है। अब इसका आकार छोटा होता है। ये कैसे हुआ, सोडियम आयन का जब संरचना बनाओगे तो ये नाभिक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दोगे और 8 को यहां पे दोगे, इतने पर रुक गया, इतने पर रुक गया। लेकिन अब यही वाला इसका परमाणु का बनाओगे तो 2 को तो यहां पे आया, 8 को यहां पर आया, 1 को कक्षा भी और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आकार बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया, इसका आकार छोटा हो गया। तो ये जो परमाणु होता है इसका आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, और आयन जो होता है इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आ गया, बोलो ठीक है। ठीक इसी तरह से अंतर होता है क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में। थोड़ा अपने से सोचिए कि क्या क्या अंतर हो सकता है। क्लोरीन परमाणु है ये, और ये क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन परमाणु है और क्लोरीन आयन है। थोड़ा अपने से सोचिए। यह उदासीन होता है, यह ऋण आवेशित होता है। पहला अंतर तो सोचिए लिए जी, अगला बताइए अंतर। क्रियाशील होता है, ये अक्रियाशील होता है। और अंतर बताइए। अब आवेश कोची, उदासीन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 7 को इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में, हाँ सही बता रहे हैं, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं नहीं नहीं, 8, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला अंतर, इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार, अब ये समझाएंगे हम थोड़ा सा। अगला बताइए। अरे ये इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से, नहीं नहीं नहीं, ये तो ये परमाणु ना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है इसमें, बराबर होती है। अरे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से, हो गया, सही बता दिए। 5 गो अंतर बता दिए आप लोग, बिल्कुल सही सही अंतर बताए हैं। पता चला क्या क्या हुआ है, चलिए बताते हैं। ये उदासीन थे ऋण आवेशित, माइनस दिख रहा है ना। क्रियाशील तो अक्रियाशील, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 17 होता है, तो 2 8 7, तो ये हो जाता है 2, एगो इलेक्ट्रॉन लिया है ना, 8 और, ठीक। इसका आकार बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता, इसका आकार छोटा होता है। इसका आकार
ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। देखो ये विद्युतता क्या होता है बच्चों, उदासीन, तो ये ऋण आवेशित होता है। क्या होता है, इसमें प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर। इसमें प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बाह्यतम कक्षा में ये क्रियाशील होता है, ये निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय का मतलब अक्रियाशील होता है। समझ में गया, अरे बुझाया, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। किसी भी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, जैसे हम यहां पे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, से अभिक्रिया करके हे बालक तंत्र हो, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। ये देखिए, ये कितना अच्छा लिखा गया है ना, इतना बड़ा सा। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। सोडियम का संकेत बोलो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र याद है, HCl। नमक सोडियम क्लोराइड बनाता है, NaCl, और H2 गैस बनाता है। ठीक उहे चीजवा है, इतनी में लिखा है, यह सेम चीज है, इतना में लिखा है। कम में लिखा गया है? अच्छा, ज्यादा समझ में किस में आ रहा है, ये हिंदिया में कि इसमें है? भगवान हो, कहाँ है तू? हिंदी में ज्यादा समझ में आ रहा है। कहा बोले हो, सब तो खोज रहे हैं। अब रासायनिक समीकरण पढ़ाने से क्या फायदा है जी, वो तो वही हाल हो गया। क्या होगा कमा के जब सब कुछ छोड़ के जाना ही है। बात सही है ना, सब कुछ तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। क्या होगा कमा के, अब कुछ लोग कहेंगे क्या होगा कमा के जब कुदारी उठा के खेत में जाके बनियारी ही करना है। क्या होगा पढ़ के बर्तन ही मांजना है। तो लोग को हिंदी ज्यादा समझ में आ रहा है। अब समीकरण हम कैसे पढ़ाई, अब तो ये हाल हो गया। गए थे जूता खरीदवाने, अलग चप्पल पहनने में बड़ी बढ़िया लगता है, वो जूता कैसे पहनेगा। अब जूता बढ़िया था उसके लिए, पैर शेप में रहता, अगर ना चप्पल हमको अच्छा लगता है। एक कहावत आता है, घी देते घोड़ नरियाला।
घी देते घोड़ नरियाला, कहा सुना है कबो? मतलब अच्छा चीज दिया जाए ना तो चिल्ला रहे हैं हम ना खाएंगे, और डालडा देने पर पी रहा है बैठ के। एगो शराबी था, जा रहा था पी के, एगो शराबी था पी के जा रहा था, एगो तकड़ा गया जाके साधु से। किससे? तो साधु बोले अरे मूर्ख रुको मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो वो बोला कि रुकिए रुकिए मैं गिलास लेके आता हूं। बात समझ में आ गया? साधु बोले कि रुको मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तो बोले रुकिए रुकिए मैं गिलास लेके आता हूं, उसमें दीजिएगा। शराब थोड़े न दे रहा था, शराब देने के लिए बोला था। मतलब कोई से समझाए? अरे बबुआ ई ना ज्यादा बढ़िया लग रहा है जी। अरे ठीक है पढ़ लो, पढ़ने वाला है। अब हम क्या करें, तुमको अच्छा वही लगता है तो। अब तो वही हाल है कि एरोप्लेन का जमाना है, तू बैलगाड़ी में चल रहा है, करे ये अच्छा लग रहा है ना हो। हम्म। इतने बड़े चीज को इतना छोटा में लिखना, स्पष्ट रूप में जानना होगा तो इसमें कौन सा चीज भाग लिया है? तो सोडियम, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, बनाया सोडियम क्लोराइड। तो इसी को कहा जाता है समीकरण। कौन सा समीकरण कहा जाता है? रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाता है? रासायनिक समीकरण। इसमें अच्छा बताओ, अगर ये देख के तुमको कहा तो नहीं कोई हमको तो रोशन के हमरा अच्छा लगा था, ये हमको इसे समझाई। चलो बताओ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहता है, अभिकारक कहा जाता है। और जो बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। चलो बताओ इसमें अभिकारक कौन है? सोडियम और अब देखो समीकरण में कितना बढ़िया रहता है। तीरवा के पीछावा अभिकारक होता है, और तीरवा के ठीक आगवा अभिकर्मक उत्पाद होता है या प्रतिफल होता है। तीर यहां पे बाउंड्री लाइन है, इसके पीछे ये बता रहा है कि ये अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और ये बता रहा है कि ये उत्पाद या प्रतिफल है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? बन रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? बन रहा है। और ये तीर का चिन्ह दिखा रहा है कि अभिक्रिया इस तरफ हो रहा है, यानी कि ये चीज दोनों मिलाए थे और ये दोनों चीज क्या हुआ था? बना था। तो बड़े बड़े अभिक्रिया को जब हम सूत्र के संकेत के सहारे लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया के परिघटना को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के परिघटना जो हो रहा है उसको अगर शॉर्ट में व्यक्त करना हो तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों का व्यवहार करके अभिक्रिया के निरूपण के तरीके को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जो भी भाग लेगा उसको हम अगर लिख देंगे संकेत में, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया है? H2O। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया है? NH3। तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण के दो भाग होता है। कौन भाग होता है? दो भाग होता है। इधर वाला कहलाता है उत्पाद, सॉरी अभिकर्म, अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। क्या कहलाता है? और इधर वाला कहलाता है प्रतिफल। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इधर कहलाता है अभिकारक और उधर कहलाता है प्रतिफल। जो चीज भाग लेता है वो अभिकारक कहा जाता है,
और जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिफल। देखो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह होता है। हाँ बताइए कि तीर का चिन्ह होता है। जैसे अगर मान लो कि इसमें पूछेगा कोई कि H2 प्लस O2 गिवन में दिया है H2O, इसमें कोई बोलेगा कि अभिकारक बताइए क्या है? अभिकारक क्या है? H2 प्लस और प्रतिफल क्या है? प्रतिफल जो बना है वो बना है H2O। बात समझ में आ रहा है? और दोनों के बीच हमेशा किस चीज का चिन्ह रहता है? तीर का। किस चीज का चिन्ह रहता है? बड़े बड़े अभिक्रिया को अगर संकेत के रूप में दर्शाएंगे तो इसी को क्या कहा जाएगा? समीकरण। क्या कहा जाएगा इसको? रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है उसे अभिकारक या अभिकर्मक कहा जाता है। यह पूंछ भाग की तरफ रहता है। यह तीर के किस भाग की तरफ रहता है? पूंछ भाग की तरफ रहता है। और जो सिर भाग की तरफ रहता है उसे प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रतिफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिफल। बात समझ में आ जाएगा? बोलो। अब यहां पे कोई नोट पे पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे यदि कोई भी तत्व परमाणु O, H, B, Na, Mg, C के रूप में हो तो उसे केवल परमाणु कहा जाता है। ध्यान से समझना। अभी अणु और परमाणु में अंतर क्या होता है? कोई बोलेगा कि बताइए अणु में और परमाणु में अंतर क्या है? अणु और परमाणु में अंतर क्या है? देखो जैसे हम यहां पे लिखे Na, कोई बोलेगा कि बताइए अणु है कि परमाणु है? अगर अकेले है तो वो परमाणु है। अगर जिसे हाइड्रोजन अगर लिखा जाए, हम बताए हैं इसे शायद, तो क्या कहलाएगा? परमाणु। लेकिन एक के अगर दो को लिख देंगे, अब ये क्या बन जाएगा? अकेले होगा तो परमाणु कहलाएगा, और जहां दो गो आया क्या कहलाएगा? वो अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो अकेले होगा तो परमाणु कहलाएगा, जहां दो गो आया तो क्या कहलाएगा? वो। तो इस रूप में अगर रहेगा कभी भी, अच्छा बताओ, सल्फर परमाणु है कि अणु है? परमाणु। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए तो अणु। जैसे अल्युमिनियम क्या है? परमाणु है कि अणु है? ऐसे लिख दिया जाए तो ये बताओ परमाणु है कि अणु है? कार्बन। CO लिख दिया जाए तो अणु बन गया। अभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है ये? बोलो कोबाल्ट नहीं है का? अरे कोबाल्ट ऐसे लिखा जाता है। हम बताए थे कि अगर बड़ा बड़ा अक्षर लिखा गया है तो समझ लो कि अलग अलग है, क्योंकि अगर एक के अक्षर में दो को जब नाम से बनता है, जैसे CA, तो ये पक्का छोटा लिखा गया होगा। बुझा रहा है ना? इस तरह से अगर तत्व अणु AO2 H2P3 के रूप में हो तो उसे ग्राम परमाणविक द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान दोनों होता है। सभी यौगिक में केवल आणविक द्रव्यमान होता है। अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल चलेगा। देखो आणविक द्रव्यमान। अब यहां से आप लोगों को समझने के लिए परमाणु भार याद होना बहुत जरूरी है। क्या याद होना जरूरी है? परमाणु भार याद रहा तो ये समझ लो कि बनाना बहुत आसान है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। चुप रहो। देखो बबुआ, अगर तुमको परमाणु भार याद नहीं होगा, हम आप लोगों को गारंटी देते हैं कि समझ में परमाणु भार याद रहेगा तभी ये बनाने आएगा। परमाणु भार याद नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
अब आज ये बता रहे तुम लोगों को, हम किसी आए थे थोड़ा सा 10 क्लास में पढ़ा रहे थे, एक मैथ समझाए हम, ठीक। अब मैथ समझाने के बाद बोले समझ में आया, ये खड़ा होकर कहा कि कुछ नहीं बुझाया हमारा में। बहुत बढ़िया, बोले बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। तो बैठ गया था, पता के खड़ा कराए उसको, बोले चलो बताओ सर्वांतर का सूत्र बताओ। प्रथम पद किसे कहते हैं? एपी के व्यापक रूप, एपी के पदों को कैसे लिखा जाता है? एपी किसे कहते हैं? तो आता कुछ ही है, कॉले पढ़ाए थे सब कुछ। अब सर्वांतर डी बराबर होता है A2 - A1, उसको सूत्र भी नहीं याद है। अब हम सर्वांतर निकाल रहे, भकुआया है। प्रथम पद किसको कहा जाता है? कोई भी लिखा जाएगा उसका पहला पद को प्रथम पद कहा जाता है। हम पूछे प्रथम पद किसे कहते हैं, हम लिख रहे हैं प्रथम पद बराबर इतना आंसर। हाँ, पदों की संख्या को A1 A2 A3 A4 द्वारा सूचित किया जाता है और व्यापक रूप होता है A + D A + 2D A + 3D A + 4D। वो भकुआया है। अरे जब तुरा कुछ यादें नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम पूछ रहे हैं ए पवन, वो दरवाजा किधर है निकलने वाला इससे? हाँ इशारे से बताना, बोलो किधर? अरे बोल, अरे पवन बोल ना, इशारे से बताओ। ये बता पाएगा? कहीं नहीं बता पाएगा, बताओ। हम अकिए मुदले हैं, ये कतनो बता देगा, हम समझ पाएंगे। अगर तुमको सूत्र याद नहीं रहेगा, हम कतनो समझा देंगे, समझ में आएगा? वो बतिया है, ये कतनो बढ़िया से बता ले। अरे सर इधर से ऐसे ऐसे जाइए ना, ऐसे ऐसे, हम आंख मुदले हैं, बताओ तो। यही चीज तुम लोग के साथ भी होगा। अगर परमाणु भर याद ना रहेगा, हम इसको बनवा तो देंगे, कुछ बुझाएगा? अब बहुत गुस्सा आया हमरा, वैसे किसी आते नहीं हम पूछने पर, लेकिन अब बताओ हम कैसे समझाएं? तू ही लोग बताओ। अब तुम लोगों में से याद नहीं होगा, हम इसको कैसे समझा पाएंगे? हम बोलेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भर कितना होता है, तुरंत हाइड्रोजन का परमाणु भर होता है का? हम देखो इतना चीज पूछने के बाद एगो बतेबो किया है, बोले बताओ व्यापक रूप, तो A2 - A1 पूछ रहे हैं व्यापक रूप, वो होता है A + D A + 2D A + 3D। बोले A2 - A1 ये नहीं होता, ये होता है। फिर बोले कॉपी निकाल के जो जो पूछे हैं वो निकाल, बताओ बताओ व्यापक रूप। हाँ सर जी व्यापक रूप था A + D, लिखल बा सब कॉपिया में लिखल बा, पढ़ ले। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ना समझ में आएगा, हम तुम लोग को पहले बता दे रहे हैं, ये मैथ है पूरा ही, बुझा गया? हम पूछने के लिए देखो नहीं खिसियाते हैं, बेकार कोई पूछेगा हम बता रहे हैं, हम इनसे कतनो पूछेंगे पवन बताओ ना रास्ता खाने बता, बताओ बढ़िया से बताओ। ये कतनो बताएगा समझ पाएंगे हम? आखिर तो मुदले हम तो सब सूत्र भी नहीं खे याद, हम कतनो मैथ समझा ले ऐसे बनाओ, भकुआ ही रहेगा हमेशा। देखो आणविक द्रव्यमान निकालना है ना, आणविक द्रव्यमान देखो ध्यान से लिखा हुआ है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। अब इसका जल का आणविक द्रव्यमान है, ज्ञात करना है ना, जल का आणविक द्रव्यमान बराबर। अब एक क्रम में जल में देखेंगे कि कौन कौन सा परमाणु शामिल है। जल में उपस्थित परमाणु, कौन कौन सा परमाणु शामिल है बच्चों? हाइड्रोजन कॉमा, अब लिखेंगे या हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, लिखेंगे इसीलिए
जल का आणविक द्रव्यमान बराबर हमको आता है जल का आणविक द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। रील याद आ गया, वो सास पतो वाला का रील आता है वो, उसमें वो सासू माँ सिखा रही है वो भोयतू बनाना, चाय बनाना, कुछ बनाना, तो बोले चल गैस जला, तो माचिस ले जला रही थी, तो लाइटर से जला, तो लाइटर ऑफ इसी से माचिस रगड़ के जला रही थी। फिर बोला अरे मूर्ख, एक थप्पड़ धराती है, जला दी। जलाने के बाद फिर बोली वो कि 1 चम्मच दूध डालो इसमें हाँ दूध डालो, दूध डालो, दूध डाल दी। बोला चल 1 चम्मच चाय डाल, 1 चम्मच चाय डाली। 2 चम्मच चीनी डाल, तो बोले दूसरा चम्मच अरे दूसरा चम्मच कैसे दोनों चम्मच निकालेंगे डालेंगे बात समझ। अरे 1 चम्मच बस ना, 2 बार डाल दो ना, हो जाएगा 2 चम्मच जी। 2 को हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन का एग्जाम चल जाएगा, बुझा रहा है। अरे वो दूसरा चम्मच के क्या जरूरत है जी। अच्छा एक बात बताओ, तो मान लो पूरी बुनिया चाहे आलूदम चलाने जा रहे हो, आलूदम अगर आदमी कोई 2 बार लिया और बेंचवा के किसी बैठे थोड़ा सर कोई 2 बार लिया तो 2 को बाल्टी लेके जाओगे, तो 2 कलछुल अगर लेगा तो 2 को बाल्टी लेके ना जाओगे कि में से कलछुल में से कलछुल, एक ले जाओ, 2 बार दे दो उसको, हो गया। जल का आणविक द्रव्यमान है, जल का सूत्र क्या होता है H2O, H का परमाणु भार कितना होता है, कौ गो है तो गुना क्या कर देंगे प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, कौ गो है। समझ में आया ये कैसे लिखे, समझ में आ गया। इसके लिए हमें 2 बार लिखने का जरूरत नहीं, H का परमाणु भार 1, H का परमाणु भार 1, पूछा गया ना। 2 एकम 16 एकम बराबर 18 जल का आणविक द्रव्यमान है। बालक शांत रहो। 18 ध्यान से देखो, इसका मात्रक AMU होता है। बात समझ में आया, बुझाया किसे बनाइए बाबुआ। अगर परमाणु भार याद ना हो तो अब कोनो फायदा नहीं। जैसे नाइट्रिक अम्ल का बोला है ना, बोलो तो क्या लिखेंगे इसको पहले, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बराबर व्हाट। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बराबर, प्यारे बालकों कैसे बनेगा, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, चलो बताओ नाइट्रिक अम्ल में परमाणु कौन कौन सा है। नाइट्रिक अम्ल में परमाणु बराबर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर, अब बताओ नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, और ऑक्सीजन का परमाणु भार अभी तुरंत ही आया था 16। कोई दिक्कत है,
हो तो गया, कैसे निकालेंगे? नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान बराबर, बाबुआ चलेगा लिखेंगे अब। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के परमाणु भार को बार प्लस, नाइट्रोजन के परमाणु भार को बार प्लस 16 है, को बा कोई दिक्कत है? एक काम है, 14 एक काम है, 16 तिया जोड़ेंगे तो 14 एक 15, 15 8 23 63 ए एम अम्मू ना, कितना बढ़िया रहता, ANU रहता, अन्नू ना। अब जिसका नाम होगा ना चुनहारा होगा तनका, हमारा नाम पे पढ़ाई होगा, अरे नहीं। अरे बुझा गया, आए एम के जगह पे क्या होना चाहिए था? नहीं ऐसा, ऐसे तुम्हारा अच्छा लगने से होता है, मारेंगे ना, जो है वही सही है। इसका मतलब होता है, एम यू का मतलब जानते हो क्या होता है? ए से होता है एटॉमिक, एम से होता है मास, और यू से होता है यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर एम के जगह पे एन लिख दोगे तो एन से नास है, एटॉमिक नास यूनिट, सब परमाणु का सत्यानाश हो जाएगा। फिर एटॉमिक नाश लिखोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है? तो जो है वही चलने दो, ठीक है? अरे बुझा गया कैसे बन रहा है? हाँ ठीक है, इतना ही रहेगा।